हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कमबैक एकेडमी। आप सभी का सीटेड सीरीज के इंग्लिश पेडागोगी क्लास में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था कि जो चैलेंजेस हैं टीचिंग के रिगार्डिंग, तो आज हम देखेंगे स्ट्रेटजीज टू ओवरकम चैलेंजेस इन टीचिंग। जो सबसे पहला है कि हमको ओवर क्राउडेड क्लास को कैसे मैनेज करना है। तो हम ओवर क्राउडेड क्लास को कैसे मैनेज करते हैं, हमारे टीचर्स कैसे करते थे, ग्रुप वर्क दे दिए, है ना, या पेयर वर्क करके इन्वॉल्व करते थे स्टूडेंट्स को। तो इससे क्या होता, क्लास में डिसिप्लिन भी बने रहता था और बच्चे अपना पोटेंशियल को इम्प्रूव करते थे। इसमें क्या होता है, पीयर टीचिंग। पीयर टीचिंग मतलब एक दूसरे को समझाना, ठीक है। जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है वो अपने से कमजोर बच्चों को कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी देता है अपने शब्दों में। वेयर ब्राइट स्टूडेंट्स हेल्प अदर्स, ठीक है। क्लासरूम में भी रूल्स मेंटेन रहते हैं, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो रहा है तो बच्चे इंगेज रहते हैं, साथ ही साथ इनका जो लर्निंग है वो परमानेंट होता है और रोटेटिंग अटेंशन होता है ना। डिफरेंट ग्रुप्स को हम ग्रुप्स को भी चेंजेस कर सकते हैं, है ना। एक बार एक ग्रुप में आए, फिर उसके बाद हम सेकंड ग्रुप को गए मॉनिटर करने, है ना। तो पहला ग्रुप हमको फोकस किया तो सेकंड ग्रुप फिर ईगर रहता है कि टीचर हमारे पास आएगा कुछ हिंट देने के लिए, तो हम, है ना, हिंट देगा या हमारी हेल्प करेगा, है ना। तो इसलिए फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो पुअर क्लासरूम में जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। कैसे, हम जो सेटिंग है उसको प्रॉपर करेंगे कि हर बच्चे को जो बोर्ड है वो विजिबल दिखे और वो कंफर्टेबली सिट कर सके, ठीक है। लो कॉस्ट टीचिंग एड्स हम यूज करेंगे, जैसे चार्ट और फ्लैश कार्ड, है ना। हम बहुत महंगा टीएलएम यूज नहीं करेंगे, है ना। हम उसको सस्ता कर सकते हैं बट बच्चे के कंफर्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और साफ सफाई और डिसिप्लिन पे भी हम ध्यान देंगे, ठीक है। वॉइस जो मॉड्यूलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम वॉइस मॉड्यूलेशन भी करते रहेंगे, ठीक है। आवाज के जो उतार चढ़ाव हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं तो वॉइस मॉड्यूलेशन हम करेंगे, है ना, नॉइस को मैनेज करने के लिए, है ना। साथ ही साथ एक पॉजिटिव लर्निंग एटमोसफियर देंगे। यदि कोई बच्चा नहीं सीख पा रहा है या उसको चीजें नहीं समझ आ पा रही है तो हम ऐसा कोशिश करेंगे कि हम उसको सपोर्ट करें, हम उसको डिमोटिवेट ना करें, या कोई उसको फ्रेंड बताए कि नहीं ये ऐसा होता है तो फिर वो अपने कॉन्सेप्ट के क्लैरिटी के साथ फिर से जवाब दे, ठीक है। फिर उसके बाद आउटडेटेड जो टीचिंग मेथड्स है उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं, है ना। जो लर्नर सेंटर टेक्निक है उसको हम लोग यूज में लाए, ठीक है। हम हमारा जो सेंटर होना चाहिए वो स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है। उस स्टूडेंट्स के नीड्स के अकॉर्डिंग हमारी टीचिंग होनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, डिस्कशन, क्वेश्चनिंग और इंटरेक्शन को इनकरेज करना है, ठीक है। जो इनडिसिप्लिन बच्चे नॉइस करके करते थे उसको क्वेश्चन के फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो उनका नॉलेज बढ़ेगा, इंटरेक्शन होगा, क्लासरूम एक्टिविटीज होगी तो डिसिप्लिन आएगा। एक्टिविटी बेस्ड, है ना, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग हो गया। कनेक्ट लेसन्स विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स। ऑब्वियस है कि हम बच्चे को पढ़ा तो रहे हैं पर वो रियल लाइफ से जब तक रिलेट नहीं कर पाएगा तब तक उसको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं आएगी। और ऑडियो विजुअल एड्स दें, है ना, जब भी हमको पॉसिबल होता है तो ऑडियो विजुअल एड्स हम उनको प्रोवाइड कराएं। जो भी फैसिलिटीज हम हैं उसको ओवरकम करना है, लाइक लोकली अवेलेबल मटेरियल्स फॉर टीचिंग, जैसे प्रोजेक्ट वर्क के लिए, है ना। हम क्या कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट वर्क के लिए हम डेली लाइफ के जो भी रिसोर्सेज हैं उससे हम कहेंगे कि कोई प्रोजेक्ट को बनाने, जैसे हम लोग कहते हैं ना निर्माण करके होता है ना। जो भी वेस्ट मटेरियल हो उससे हम कोई चीज कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसी प्रकार हम प्रोजेक्ट के लिए भी उनको इंकरेज करेंगे, है ना। फिर उसके बाद हम डिजिटल रिसोर्सेज उनके साथ अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे, तो उससे क्या होगा कि बच्चे को डिजिटल लिटरेसी आएगा, है ना। फिर उसके बाद हम प्रमोट करेंगे रीडिंग कॉर्नर्स एंड ग्रुप लाइब्रेरीज, ठीक है, जहाँ पे बच्चे एक दूसरे को, है ना, या ऐसे जगह पे जहाँ पे टीचिंग सुचारू रूप से चल सके। फिर उसके बाद जो टीचर है वो क्रिएटिविटी यूज करेंगे, ठीक है। मतलब ओवर डिपेंडेंसी ऑफ टूल्स इज रॉन्ग थिंग। हम क्रिएटिव वे में समझाएंगे बच्चे को, ठीक है। मेरे पास सारे टूल्स हैं, है ना, सारे एडवांस फीचर है, बट यदि मेरे पास क्रिएटिविटी नहीं है तो मैं बच्चे का जो फोकस है उसको मैं अक्वायर नहीं कर सकता, ठीक है। फिर उसके बाद एक एजुकेशनल विजन देना जरूरी है, ठीक है। जैसे क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बच्चे को मालूम चलेगा इस लेसन से, ठीक है। फिर उसके बाद उनके होलिस्टिक, है ना, संपूर्ण विकास पे हम ध्यान दे रहे हैं। लर्नर्स अलाइन टीचिंग विथ रियल लाइफ स्किल्स, मतलब हम जो भी पढ़ा रहे हैं बच्चे उसको किसके अपने रियल लाइफ में इम्प्लीकेट कर सके, ठीक है, रियल लाइफ से जोड़ सके। जैसे हमने कहा ना कि हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं,
है ना, निर्माण करेंगे, कुछ भी चीज़ें कोई प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो हम घर में उपलब्ध सामानों का उपयोग करके करें, जिससे बच्चे का लर्निंग भी हो, है ना, और एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी डेवलप हो। हमको स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है टुवर्ड्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ठीक है, इंकरेज वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। हमको क्या करना है कि जैसे एक बच्चा एक शिक्षक को देख कर सीखता है, तो हमको क्या करना है कि हम उनको एज अ लर्नर देखिए, हम बच्चों से सीख रहे हैं तो बच्चे में भी ये एक गुण उत्पन्न होगा कि वो भी अपने लर्निंग को डेली इंप्रूव करेगा। वो सोचेगा कि लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, तो हमको भी लर्निंग डेली करना चाहिए। हमको इम्प्रूव क्या करना है, लर्निंग सिस्टम, है ना, कॉन्सेप्चुअल जो भी कॉन्सेप्ट है ना, उसके अंडरस्टैंडिंग, उसका अंडरस्टैंडिंग पे हम ध्यान देंगे, ना कि लर्निंग पे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, है ना, बच्चा कुछ इंक्वायर कर रहा है कि ये चीज ऐसा क्यों होता है, उसको हम इंकरेज करेंगे, ठीक है, तो बच्चा इन्वॉल्व हो पाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिस्कवरी मेथड्स, है ना, प्रॉब्लम तो हम सॉल्व कराते हैं बच्चों से, पर उसको किस तरीके से और तरीके से किया जा सकता है, ये सब मेथड जब बच्चे सीखने लगे तो बच्चे का इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज होता है, ठीक है। जो भी कंटेंट है उसको स्टूडेंट के एक्सपीरियंसेस से, ठीक है, स्टूडेंट के एनवायरमेंट से जब हम रिलेट करते हैं तो बच्चा प्रभावी तरीके से सीखता है, और एक्टिव पार्टिसिपेशन को इंकरेज करना होगा, ठीक है। जो हमारा इवेल्युएशन सिस्टम है, ठीक है, जो मार्क बेसिस होता है, तो उसके जगह पे हम लोग CCE करेंगे, ठीक है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। इसमें क्या होता है कि हम जो भी इवेल्युएशन करते हैं वो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। जैसे हम क्लास में कुछ पढ़ाया और बच्चे से एक क्वेश्चन पूछे, उसका यदि बच्चा जवाब दे दिया तो बच्चे को वो चीज आता है, ठीक है। दैट्स वाई हम कंटिन्यूअस भी किए, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स हम उसके सारे पैरामीटर्स का डेवलपमेंट करते हैं, है ना, खेलकूद हो गया, भाषण प्रतियोगिता हो गया, है ना, रंगोली हो गया, मतलब हर चीज, है ना। फिर उसके बाद फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट ओनली मार्क्स, है ना, गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। यदि कोई बच्चा कुछ गलती करता है या कुछ ऐसा चीज जो उस सही से नहीं कर पा रहा है, तो हमको उसको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक बताना पड़ेगा कि बेटा देखो ऐसे किया जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद डायग्नोस्टिक असेसमेंट की जरूरत है ना, उपचारात्मक आकलन, मतलब बच्चे को जब हम बताएंगे कि आप इस जगह पे कर रहे गलती कर रहे हैं, तो सिर्फ हम उनको उनकी गलतियां बता के नहीं छोड़ देंगे, उस गलतियों को सुधारने का तरीका, है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद हैंडलिंग वेरिएशन इन सिलेबस। क्या होता है कि जो हमारा सिलेबस है वो काफी समय से सिमिलर होता है, तो जो हमारे इंडस्ट्रीज है या जो हमारा मार्केट है और जो हमारा सिलेबस है उसका मेल नहीं हो पाता है, तो हमको उस चीज को मैच करना चाहिए। तो आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स इन न्यू स्टूडेंट्स, यूज ब्रीज कोर्सेज एंड रिविजन सेशंस, ठीक है। मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी इन लेसन प्लानिंग। जैसे कोई बच्चा दूसरे स्कूल से आया है, ठीक है, हो सकता है वहां मेथोलॉजी अलग होगी, तो मुझे उस बच्चे की भी आवश्यकताओं को ध्यान देके अपने मेथड्स को रिवाइज करना होगा, है ना। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट विद अदर टीचर्स, कि मतलब अदर टीचर्स की क्लास में बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है। यदि मेरे क्लास में कोई बच्चा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, यदि अदर क्लास में नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि मेरे जो मैथोलॉजीज है या अप्रोच है उसमें कोई गलती होगी, तो मैं उस चीज को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। फोकस ऑन कोर कॉन्सेप्ट कॉमन टू ऑल सिलेबलाई, ठीक है, तो हम सारे सिलेबस का जो कोर कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। एड्रेसिंग लर्नर एबिलिटी डिफरेंसेस, मतलब हर लर्नर की जो एबिलिटी है अलग अलग होती है, तो हमको जैसे हमने बताया था कि इंस्ट्रक्शन हमारी क्या होनी चाहिए, डिफरेंशियल। एक वर्ड आता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड जो वर्ड होता है इट्स अ रॉन्ग वर्ड इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। यदि मैं किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ तो हर बच्चों की सीखने की क्षमता अलग है, तो मैं उनको अलग अलग इंस्ट्रक्शन अलग अलग भी बताऊंगा। स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन ना देके मेरे को किस पे करना है काम, डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन पे, ठीक है। फिर उसके बाद होता है रेमेडियल टीचिंग फॉर स्लो लर्नर्स। जैसे रेमेडियल टीचिंग क्या होता है, मेरे क्लास का बच्चा पढ़ने का जो उसका स्पीड है वो स्लो है और उसने मार्क्स अच्छे नहीं लाए, तो मैं क्या करूंगा कि मैं उसके अलग से क्लास लगाऊंगा, ठीक है। उस बच्चे पे मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस करूंगा, मैं ये देखूंगा कि बच्चा किस पैरामीटर्स पे लैग कर रहा है, जिस पैरामीटर्स पे लैग कर रहा है उस पर वर्क करूंगा, फिर बच्चा इंप्रूव करेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, रेमेडियल
टीचिंग, जिसको हम लोग कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है। फिर उसके बाद गिव इनरिचमेंट टास्क टू फास्ट लर्नर्स, जैसे मैंने बताया था हॉट्स करके क्वेश्चन आता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ठीक है, तो वो हम देंगे जो फास्ट लर्नर्स हैं। फिर उसके बाद इनकरेज कोऑपरेटिव लर्निंग, मतलब एक दूसरे को समझाएं जो होशियार बच्चे हैं, है ना। रिस्पेक्ट इंडिविजुअल लर्निंग पेस, मतलब सबका पेस अलग अलग होता है, तो ऐसा नहीं है कि हम चिढ़ा रहे कि तेरे को नहीं आता, है ना। एक स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है। बिल्ड फ्रेंडली टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। ठीक है। और ये जो पॉजिटिव स्कूल एनवायरनमेंट है, इट डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल। ठीक है। यदि मेरे घर का मुखिया अच्छा होगा तो मेरे घर में सब कुछ अच्छा होगा, उसी प्रकार जो स्कूल का मुखिया होता है प्रिंसिपल, यदि वो बेटर है तो स्कूल अच्छा होगा। इवन यदि टीचर यदि थोड़े अच्छे नहीं भी हुए तो यदि प्रिंसिपल अच्छा है तो काम मेरा अच्छा होगा। तो फ्रेंडली टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप होना चाहिए। मेरे को क्या होना चाहिए कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए और कॉपरेशन, मेंटेन डिसिप्लिन विद एम्पैथी। मतलब ऐसा नहीं है कि जो लर्नर है ना, वो हमसे एज में कम है, नॉलेज में कम है, तो हम उनका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। सभी का रिस्पेक्ट है, हमको बच्चे को होलिस्टिक डेवलपमेंट कराना है, तो हमको उनको ये पॉइंट भी समझाना पड़ेगा कि सबके साथ कोऑपरेट करना है ना। फिर उसके बाद इमोशनल सपोर्ट भी हमको देना है स्टूडेंट्स को। कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि इमोशनली वीक होते हैं, तो उनको समझाना है ना। उन उनका पेस स्लो होगा तो उनको हमको ओवरकम कराना है ना। उनके साथ बहुत ही बारीकी से हमको काम को करना पड़ेगा, है ना। बहुत डेलिकेटली हमको समझना पड़ेगा। इनकरेज अ सेफ एंड इंक्लूसिव एटमोसफेयर, मतलब हम सारे बच्चे को ऐसा महसूस कराएं कि ये क्लास उन्हीं की है, चाहे वो बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, है ना। और बच्चे बच्चे में भी कोई भिन्नता ना हो, सारे बच्चे एक दूसरे बच्चे को अपने समान ही समझे और समरूप व्यवहार करें एक दूसरे से। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद हम हमारे जो थ्योरीज हैं, ठीक है, थ्योरी और जो प्रैक्टिकल्स हैं, उसका एक बैलेंस अप्रोच हमारे पास होना चाहिए। यदि हम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तो इंक्लूड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज इन एवरी लेसन, यूज एक्सपेरिमेंट्स, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड रोल प्ले। क्या होता है कि जैसे ये क्लास है, ठीक है, ये क्लास अभी खाली एक्सप्लेनेशन में चल रहा है। ठीक है। यदि यहाँ पे कोई रोल प्ले वाला ऑप्शन अवेलेबल हो हमारे पास, डिमॉन्स्ट्रेशन अवेलेबल हो, एक्सपेरिमेंट्स अवेलेबल हो, तो यही जो लर्निंग है काफ़ी आपका इफेक्टिव हो जाएगा। जो लर्निंग है वो बाय डूइंग होना चाहिए, ऐसा हमको इंकरेज करना चाहिए। ठीक है। जो थ्योरी है उसको रियल लाइफ सिचुएशन से हम कनेक्ट करें। ठीक है। हमको और क्या करना है, स्किल बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करना है। ठीक है। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे में रीडिंग हैबिट्स नहीं होती है। रीडिंग हैबिट्स नहीं होती है तो उनके में कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग डिक्रीज होता है। तो ये जैसे जैसे हम लोग इंकरेज करेंगे बच्चे को डेली रीडिंग के लिए, तो चाहे वो स्टोरी बुक पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़े, है ना, तो रीडिंग से उनका क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगा, जिससे उनका क्या इंप्रूव हो रहा है, वोकैब्स इंप्रूव हो रहा है ना, कॉन्टेक्चुअल स्पीकिंग उनका इंप्रूव होगा। ठीक है। और हम साइलेंट एंड लाउड रीडिंग उनको इंकरेज करेंगे तो उनका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा, तो वो बाकी अपने कम्युनिकेशंस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। देन उसके बाद इंश्योरिंग रेगुलर प्रैक्टिस, क्योंकि हम जानते हैं करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाता सिल पर परत निशान। मतलब हम डेली प्रैक्टिस करेंगे, सफिशिएंट क्लास वर्क और होमवर्क करेंगे तो बच्चे का जो ज्ञान है स्थायी बनेगा, है ना। साथ ही साथ हम उसको रियल लाइफ से जोड़ रहे हैं, है ना, प्रैक्टिकल अप्रोच, एक्सपेरिमेंट्स, वर्कशीट्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज करा रहे हैं। ठीक है। रिवीजन को हम इंकरेज कर रहे हैं। रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट क्या होता है, हम बच्चों को हम क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, है ना। अच्छा, वेरी गुड, हाँ, बहुत अच्छे है ना। तो इस टाइप से हमारे बच्चे इम्प्रूव करने के लिए ईगर होते हैं। हमको अपॉर्चुनिटीज देना है उनको राइटिंग के लिए और स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। ठीक है। अब हमको एग्जाम ओरिएंटेड टीचिंग यदि हम करेंगे तो बच्चा भी एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करेगा। मैं बोल दूंगा ये रिवीजन क्वेश्चन है, कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। मेरा बच्चा सिर्फ रिवीजन क्वेश्चन करेगा, वो लेसन को नहीं पढ़ेगा, है ना। जो अदर्स चीजें हैं जो हमने पढ़ाया क्लास में, बच्चा उस पर ध्यान नहीं देता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो
कॉन्सेप्ट है उसकी क्लैरिटी नहीं हो पाती, और क्या होता है फिर, सिर्फ रटंत विद्या का विकास हो रहा है। ठीक है, जो बच्चे की जो क्यूरियोसिटी है उसको हमको इंकरेज करना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग को इंकरेज करना चाहिए। बट बच्चे को जब हम एग्जाम ओरिएंटेड टीचिंग कराएंगे तो इनमें से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, हमको एग्जाम का जो फियर है जो बच्चे में होता है ना, एग्जाम में ये होगा, तो हम उनको मोटिवेट करेंगे। क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे। हम उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट मेथड के बारे में बताएंगे। ठीक है, हम उनकी लर्निंग को प्रमोट करेंगे जिससे उनका अंडरस्टैंडिंग भी इम्प्रूव हो। ठीक है, हम असेसमेंट के जो फॉर्मेटिव टाइप होता है इसके बारे में भी हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन बैरियर से हम लोग ओवर करेंगे, सिंपल और क्लियर लैंग्वेज रखेंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है जो बच्चे के समझ के लिए समझने में मुश्किल जाए। ठीक है, मदर टंग का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे क्योंकि बच्चे का अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो। अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होने से अपने आप जो बच्चे का इंटरेस्ट है, मोटिवेशन है, वो अप होता है। इनकरेज स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चंस, बच्चे को क्वेश्चंस पूछने के लिए वो करेंगे, इंकरेज करेंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो कमजोर बच्चे होते हैं वो इंकरेज तो हो जाते हैं पर कुछ ऐसा क्वेश्चन कर जाते हैं जो कॉन्टेक्चुअल सही नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि बच्चे को इंकरेज कर सकते हैं कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं, आप ऐसा भी तो सोच सकते हो। ठीक है, और क्लास में जो उनके फ्रेंड्स हैं उन पे ना हंसे, हमको ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, विजुअल एड्स दें, हमारी गेस्चर से उनको बताएं। लैंग्वेज कॉन्फिडेंस बच्चे में जो होता है ग्रेजुअली इंप्रूव होता है। ठीक है, एकाएक नहीं होगा, है ना, ग्रेजुअली होता है। तो हमको उनको थोड़ा पैसेज देना चाहिए। क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। हमारे जो रूल्स हैं वो एकदम क्लियर होने चाहिए। ठीक है, रूल्स हमारे क्लियर होना चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए। फिर उसके बाद हमको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट करना है, नेगेटिव नहीं, है ना। स्टूडेंट्स को एक्टिविटी में इंगेज करना है। फिर उसके बाद हमको डिसिप्लिन को हैंडल करना आना चाहिए। बहुत कामली हम डिसिप्लिन को मैनेज करें, ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमको आई कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, हमको आई कांटेक्ट मेंटेन करना आना चाहिए क्लासरूम में। ठीक है, क्यूरिकुलम का जो रिजिडिटी होता है ना, क्यूरिकुलम एकदम बहुत ज़्यादा फिक्स होता है। ठीक है, तो हमको क्यूरिकुलम के अकॉर्डिंग तो पढ़ाना ही है, बट हमारे जो अप्रोचेस हो सकते हैं, ठीक है, हमारी जो मेथडोलॉजीज हो जाती है, स्ट्रेटजीज होती है, उस पर हम वर्क कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि बच्चे का इंटरेस्ट राइज होता है। ठीक है, और बच्चा एक स्थायी तौर पे चीज़ों को सीखता है। ऐसा नहीं कि वो रूट लर्निंग कर लिया, आज पढ़ा कल भूल गया। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा है, वैसा नहीं। उनमें जो ज्ञान का जो भंडारण होता है वो स्थायी होता है। इंटीग्रेट स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन लेसन्स, मतलब बच्चे का क्या इंटरेस्ट है। ठीक है, हो सकता है कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो बच्चे के इंटरेस्ट से वेरी कर रहा है, तो मुझे उनके इंटरेस्ट को समझना पड़ेगा और फिर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मेरी जो मेथड्स हैं वो होंगे। ठीक है, सप्लीमेंट्री मटेरियल्स यूज करूं। ठीक है, सप्लीमेंट्री मटेरियल्स यूज करूं, क्रिएटिविटी एक्टिविटीज कराऊं और टीचिंग, एडाप्ट टीचिंग करूं जो कि लर्नर के नीड्स के अकॉर्डिंग होगा। ओके, अब मेरे को जो भी करना है कि मैं, मेरा जो टीचिंग मेथड्स है वो बायसनेस से दूर होना चाहिए। मतलब मैं किसी भी एक पक्ष को या किसी भी एक व्यक्ति को हद से अधिक तवज्जो ना दूं। ठीक है, मेरे लिए सब एक समान हो। ठीक है, ट्रीट ऑल स्टूडेंट्स इक्वली, गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट, बी अवेयर ऑफ पर्सनल बाइसेस, है ना। क्या होते हैं क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं बहुत सारे माध्यमों से। ठीक है, और फिर आपसे बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, और वही बच्चे बाद में आपके क्लासरूम के डिसिप्लिन को में डिस्टर्बेंस लाते हैं। साथ ही साथ जो आपके टीचिंग्स हैं उसको इनइफेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, तो हमको एक डिस्टेंस भी मेंटेन करना है। टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमको स्टूडेंट से कनेक्ट होना है, बट पर्सनल जो लाइफ है उससे एक डिस्टेंस हमेशा दूरी बना के रखना है। इनकरेज साई एंड स्लो लर्नर्स। ठीक है, क्योंकि यदि हम इनसे बात नहीं करेंगे, है ना, तो वो भी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो करते ही नहीं है। ठीक, और हमको फेयरनेस और इंक्लूसिवनेस लाना है अपने टीचिंग
मेथड्स में। ओके, अब हम बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर डाइवर्स क्लासरूम। ठीक है, जैसे सबसे पहला पॉइंट है इंक्लूसिव क्लासरूम। हमने इंक्लूसिव क्लासरूम ऐसा होता है जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स होते हैं, है ना। एक स्पेशल चाइल्ड भी होता है, एक नॉर्मल चाइल्ड भी होता है। ठीक है, कोई स्टूडेंट्स को हम लोग एक्सक्लूड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी प्रकार का लैंग्वेज, एबिलिटी, जेंडर, कास्ट और बैकग्राउंड बेसिस कोई डिस्क्रिमिनेशन होता ही नहीं है। ठीक है, जो भी लर्नर है, एवरी लर्नर फील्स सेफ, ठीक है, रिस्पेक्टेड। क्यों? क्योंकि हम ऐसा क्लासरूम बना रहे हैं जहाँ पे सभी के लिए जगह है और सबके लिए समान अधिकार है। मतलब सब सेम लेवल ऑफ नॉलेज, सेम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट, सेम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, रिस्पेक्ट मिलेगा, एक्सेप्टेड होंगे। टीचर अडेप्ट्स टीचिंग टू मीट डिफरेंट नीड्स, क्योंकि जब हम इंक्लूसिवनेस की बात कर रहे हैं तो सबका जो नीड्स है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, और जो डाइवर्सिटी है क्लास की, उसको हमको एज अ स्ट्रेंथ समझना चाहिए, नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि टीचर भी बहुत कुछ सीख पाता है। ठीक है, टीचर भी बहुत कुछ सीख पाता है। चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स लर्न विथ अदर स्टूडेंट्स नॉट सेपरेटली, मतलब जो स्पेशल चाइल्ड्स हैं उनको साथ में ही मुझको पढ़ाना है। ठीक है, स्पेशल चाइल्ड है ना, और नॉर्मल चाइल्ड है, दोनों सेम क्लासरूम में पढ़ेंगे। ठीक है, हमको दोनों के नीड्स का ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों में कॉपरेशन और म्यूचुअल रेस्पेक्ट इनकरेज होता है। ठीक है, बच्चे एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझते हैं। ठीक है, और समझते हैं। सेकंड, लर्नर सेंटर अप्रोच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लर्नर, सीखने वाले के अनुरूप हमारा अप्रोच होना चाहिए। फोकस किस पे होना चाहिए? फोकस इज ऑन द लर्नर, ना कि टीचर, नॉट ओनली ऑन द टीचर। स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन लर्निंग, स्टूडेंट्स किस में? लर्निंग में एक्टिवेट होंगे जब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, टीचर जो होना चाहिए फैसिलिटेटर होना चाहिए, ना कि डिक्टेटर होना चाहिए। मतलब टीचर बताएगा देखो ये हमारे पास ऑप्शंस है, ठीक है, हमको ऐसा ऐसा करना चाहिए, ना कि ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही होगा। ऐसा यदि कोई टीचर बोलता है तो वो इंक्लूसिवनेस को डोमिनेट करेगा, तो इससे इंक्लूसिवनेस इंक्रीज नहीं हो पाएगी। ठीक है, लर्नर्स आर इनकरेज टू आस्क क्वेश्चन एंड शेयर आइडियाज, क्योंकि सबको सब कुछ आवश्यकता नहीं है पर सबको कुछ ना कुछ आता है। ठीक है, टीचिंग इज बेस्ड ऑन लर्नर्स इंटरेस्ट, ठीक है, एबिलिटीज एंड नीड्स पे। ठीक, लर्निंग होना चाहिए जो मीनिंगफुल हो और इंजॉयबल हो। अब हम देखते हैं इक्वालिटी और इक्विटी। इक्वालिटी मीन्स इक्वालिटी मीन्स टीचिंग ऑल स्टूडेंट्स इक्वालिटी मीन्स टीचिंग ऑल स्टूडेंट्स द सेम, सबको सेम ही चीज सिखा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? इक्वालिटी हो गया। क्या हो गया? इक्वालिटी हो गया। ठीक है, पर क्या हो रहा है कि सबके लिए हमारे पास क्या है? इक्वालिटी में क्या हो गया? सेम रूल है। इक्वालिटी में क्या हो गया? सेम रूल है। इक्वालिटी और इक्विटी, यहाँ पे सबके लिए सेम रूल है। ठीक है, सेम क्या है? रिसोर्स है। ठीक है, मतलब यदि एक बच्चा जो कम समझता है, जिसका आईक्यू बहुत कम है, तो हम उसको भी उतना ही समझा रहे हैं जो जो एक हायर आईक्यू के बच्चे को समझा रहे हैं। तो हम यहाँ पे अपने एफर्ट इक्वल दिए, मतलब सबको समान चीज दिए। ठीक है, जो मैंने आपको एक एग्जांपल सीडीपी क्लास में बताया था, मेरे पास यदि 100 का नोट का एक गड्डी है, तो मैं अमीर और गरीब जो भी लोग हैं सबको मैं 100-100 रुपए का नोट दे रहा हूँ। बट जब वहीं मैं इक्विटी में जाता हूँ तो मैं सबको 100 रुपए उनके जेब में हो जाए ऐसा मैं करता हूँ। ठीक है, मतलब सेम लेवल पे जो लाते हैं। ठीक है, इक्विटी का मतलब सेम लेवल। तो इसमें सबके लिए सेम रूल नहीं होता, सेम रिसोर्स नहीं होता, किसी को कम रिसोर्सेस की आवश्यकता होती है, किसी को ज्यादा। तो यहाँ पे जो रिसोर्सेस होता है वो वेरी करेगा।
रिसोर्सेस वेरी, ठीक है, ठीक। चलिए, तो डज नॉट कंसिडर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। इक्वालिटी क्या होता है? इक्वालिटी जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसिडर नहीं करता, ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इक्विटी पे बिलीव करता है मोस्टली, ठीक है। इक्विटी मीन्स गिविंग सपोर्ट अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है। वहां पे हम इक्वालिटी में नीड है नहीं है, हम सबको इक्वल चीज दे रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू नीड दे रहे हैं कि हम सेम लेवल पे लाके लोगों को रख सके। सम स्टूडेंट्स मे नीड एक्स्ट्रा हेल्प टू सक्सीड, ठीक है। यहाँ पे जो इक्विटी है वहां पे हम किस पे डिपेंड करते हैं? फेयरनेस पे। सेमनेस मतलब इक्वलनेस पे नहीं करते हैं, ठीक है। स्लो लर्नर्स को ज्यादा यहाँ पे हेल्प मिलता है, ठीक है। अब हम देखते हैं सपोर्ट फॉर डाइवर्स लर्नर्स, ठीक है। डाइवर्स लर्नर्स डिफर इन लैंग्वेज एबिलिटी, कल्चर एंड बैकग्राउंड, ठीक है। टीचर क्या करता है? डिफरेंट टीचिंग मेथड्स का यूज करता है डिफरेंट लर्नर्स के लिए, ठीक है। स्लो लर्नर को एक्स्ट्रा टाइम मिलता है और रेमेडियल टीचिंग मिलता है। वहीं पे फास्ट लर्नर्स के लिए इनरिचमेंट एक्टिविटीज होती है, ठीक है। हम विजुअल्स का यूज करते हैं, एक्टिविटीज यूज करते हैं और रियल लाइफ एग्जांपल्स यूज करते हैं, ठीक है, डाइवर्स लर्नर्स के लिए, ठीक। इमोशनल और मोटिवेशनल सपोर्ट भी हमको टाइमली प्रोवाइड करना होता है और इंडिविजुअल लर्निंग पेस और स्टाइल को भी हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, नॉट ओनली टीचर बट ऑल्सो स्टूडेंट, ठीक है। ये कुछ लर्निंग डिसऑर्डर है जिसको हमने सीडीपी क्लास में भी देखा था। आइए हम लोग फटाफट देख लेते हैं। इसको काफी डीप में नहीं देखेंगे बट हम देखते हैं। मीनिंग ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर: अ लर्निंग डिसऑर्डर इज अ न्यूरोलॉजिकल और कम्युनिकेशन रिलेटेड कंडीशन, ठीक है। लर्निंग डिसऑर्डर क्या होता है? न्यूरोलॉजिकल और कम्युनिकेशन रिलेटेड कंडीशन। इट अफेक्ट्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, प्रोसेस एंड यूज ऑफ लैंग्वेज। इट इज नॉट रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस से रिलेटेड इसका रिलेशन नहीं है। चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसऑर्डर्स कैन बी इंटेलिजेंट बट जो उसका लर्निंग है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। ये जो ऑर्डर्स, ये जो डिसऑर्डर है ना, ये किसको अफेक्ट करता है? हमारे सारे लैंग्वेज के स्किल्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। हम लैंग्वेज डिसऑर्डर देखते हैं, उसमें एक लर्निंग डिसऑर्डर है जो कि किसको किसको अफेक्ट करता है? हमारे स्पोकन लैंग्वेज को, रिटर्न को, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज को, ठीक है। learners face difficulty in comprehension or and expressions. It impacts classroom learning, especially in English language learning, ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर देखते हैं, जैसे रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, ठीक है। रिसेप्टिव मतलब जब हम कोई चीज रिसेप्ट करें। डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग स्पोकन और रिटर्न लैंग्वेज, जब कोई हमारे सामने बोल रहा है तो हम उस चीज को रिसेप्ट कैसे करते हैं? लिसन करके, ठीक है। कोई चीज हमारे पास रिटर्न है उसको हम रिसेप्ट कैसे कर रहे हैं? इन द फॉर्म ऑफ रीडिंग। तो वो चीज जब हमको अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट हो जाता है तो वो किसके अंदर आता है? रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर के अंदर में, ठीक है। लर्नर कैन नॉट इजिली फॉलो इंस्ट्रक्शन, मतलब यदि मैं कुछ चीज बोल रहा हूं तो वो उसको समझ नहीं आता है, ठीक है। कंफ्यूजन इन अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन एंड इट्स मीनिंग, ठीक है। पुअर लिसनिंग से हमारा जो कॉम्प्रिहेंशन है वो भी अफेक्ट होता है, ठीक है। लर्नर में अपीयर इनअटेंटिव बट एक्चुअली डज नॉट अंडरस्टैंड। हमको लग तो रहा है कि लर्नर अटेंटिव नहीं है बट उसको चीजें समझ नहीं आ रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, ठीक है, जहाँ पे एक्सप्रेस करने में दिक्कत जाता है थॉट्स को। जैसे लर्नर नो द आंसर बट कैन नॉट एक्सप्रेस इट्स प्रॉपरली, जैसे उसके पास वोकैब्स लिमिटेड हो गए, ठीक है। ग्रामर सही नहीं आता है तो बोल नहीं रहा है, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस है, शॉर्ट सेंटेंसेस है, ठीक है। डिफिकल्टी इन स्टोरी टेलिंग या ओरल रिस्पॉन्स देने में उसको दिक्कत जा रहा है। फिर एक होता है मिक्स, जो कि रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है।
combination of both receptive and expressive difficulties. Learner struggles to understand language as well as express it. ना तो उसको समझ आ रहा है ना ही वो बोल पा रहा है, तो उसको दोनों डिसऑर्डर है. Affect academic performance severely. Needs special instruction support. Okay. अब हम लोग देखते हैं क्या क्या टाइप के डिसऑर्डर होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. हमने पढ़ा था डिसलेक्सिया सीडीपी क्लास में. तो डिसलेक्सिया क्या होता है? एक रीडिंग डिसऑर्डर है ना. इसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते बी और डी में. ठीक है, हम जो वर्ड्स हैं उसके ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं. लेटर्स और वर्ड्स को हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं. इसके कारण हम क्या होता है, हमारे जो फ्लुएंसी है और एक्यूरेसी है वो डिक्रीज होता है. स्पेलिंग और जो डिकोडिंग स्किल है वो हमारा वीक होने के कारण ये होता है. ठीक है, हमको स्पेलिंग नहीं आता है ना, इस कारण होता है. हम लेटर को या वर्ड्स को रिवर्स करते हैं और जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन है उसके कारण क्या होता है, स्लो होता है और डिफिकल्ट होता है. फिर सेकेंड टाइप ऑफ डिसऑर्डर क्या है? डिसग्राफिया है. ठीक है, और लर्निंग डिसऑर्डर रिलेटेड टू राइटिंग. पुअर हैंड राइटिंग है, हम लेटर को फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं. वर्ड के बीच में जो स्पेसिंग है वो नहीं है. ठीक है, जैसे कोई दो वर्ड हुआ, फॉर यूज है ना, यूज्ड फॉर. तो यूज्ड फॉर को मैं लिख लेता हूँ USEDFOR. तो रीडर जो चेकर है उसके लिए भी एक नया वर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये जिस बच्चे ने लिखा था उसको क्या था, डिस्ग्राफिया था. ठीक है, तो फ्रीक्वेंट स्पेलिंग मिस्टेक करेगा. डिफिकल्टी इन ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज ऑन पेपर. ठीक है, राइटिंग जो उनके लिए क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेटिंग और टायरिंग. फिर उसके बाद क्या है, डिसकैलकुलिया है, नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम है. ठीक है, नंबर के सिंबल्स अंडरस्टैंड करने में दिक्कत जाता है. ठीक है, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग नंबर्स एंड मैथमेटिकल सिंबल्स. ट्रबल इन काउंटिंग, कैलकुलेशन एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस. ठीक है, साथ ही साथ कंफ्यूजन होता है साइंस के बीच में. ठीक है, जैसे प्लस माइनस इंटू डिवाइड है तो उसमें प्लस को इंटू कर दिया, माइनस को डिवाइड कर दिया. ठीक है, दो नॉट डायरेक्टली लैंग्वेज बेस्ड, इट अफेक्ट्स कॉम्प्रिहेंशन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स. जैसे आप शिक्षक भर्ती में बैठते हैं है ना, या आप किसी रेलवे या एसएससी एग्जाम में बैठते हैं, तो वहाँ पे बोलता है कि कूट आता है, कूट वाले शब्द आते हैं, तो उसमें प्लस को इससे और माइनस को इससे रिप्लेस किया जाता है. जो बच्चा ऑलरेडी इसको रिप्लेस करके चल रहा है और फिर रिप्लेस कर दिया तो वो कभी भी आंसर नहीं ला पाएगा. ठीक है, फिर आता है डिस्पेक्सिया. ये क्या है, डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर है. ठीक है, ब्रेन और मसल के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है प्रॉपर नहीं होता है, पुअर कोऑर्डिनेशन होता है ब्रेन और मसल के बीच में. ठीक है, आपको जो पेंसिल है आप प्रॉपर हैंडल नहीं कर पाते है ना, राइट प्रॉपर नहीं कर पाते. जो आपके मूवमेंट्स होते हैं बहुत स्लो और ऑकवर्ड होते हैं. ठीक है, राइटिंग एंड क्लासरूम एक्टिविटीज बिकम डिफिकल्ट. ठीक है, अफेक्ट्स मोटर प्लानिंग रिक्वायर्ड फॉर लैंग्वेज टास्क. फिर क्या आता है, अफेजिया आता है. यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन का दिक्कत जाता है ना. डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एंड स्पोकन लैंग्वेज. प्रॉब्लम इन प्रोड्यूसिंग स्पीच साउंड, स्पीच मे बी अनक्लियर और इनकम्प्लीट. लर्नर स्ट्रगल्स इन ओरल कम्युनिकेशन, अफेक्ट क्लासरूम इंटरेक्शन. ठीक है, जैसे मैं कोई बात नहीं कर पा रहा हूँ. ठीक है, मैं कोई बात नहीं कर पा रहा हूँ या तो कंप्लीटली या पार्शली, तो ये किसके अंदर आता है, डिस्फेजिया के अंदर, जिसको हम लोग अफेजिया कह रहे हैं. फिर क्या आता है, APHD, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग अटेंशन, हमारा अटेंशन नहीं होता है ना, इसको हम लोग इजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. ठीक, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिव बिहेवियर, एकदम से उसको क्रोध आ जाएगा. कोई उसका पेंसिल छीना तो पता चला कि अपने पेन से उसको 3-4 धाराओं में बहा दिया. डिफिकल्टी इन लिसनिंग, रीडिंग एंड कंप्लीटिंग टास्क, अफेक्ट लैंग्वेज लर्निंग इनडायरेक्टली. फिर आता है ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. ठीक है, ये क्या अफेक्ट करता है, सोशल इंटरेक्शन. ठीक है, एंड कम्युनिकेशन.
डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग सोशल लैंग्वेज, ठीक है, जो समाज में क्या कहा जा रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है, ये चीज़ समझना मुश्किल जाता है, ठीक है, मतलब समाज में बातचीत करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आई कांटेक्ट प्रॉपर नहीं हो पाता है, ठीक है, मनोबल कम होता है ना, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, और इनका जो बिहेवियर होता है रिपीटेटिव काम करता है, रिपीटेटिव पैटर्न्स पे वर्क करता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत देर से होता है या बहुत ही अलग लेवल का होता है, ठीक है। अब आता है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, एपीडी, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेजेस, ठीक है, जहां पे आप ईयर हियर साउंड्स बट ब्रेन कैन नॉट प्रोसेस प्रॉपरली, आपके कानों ने तो उस चीज को सुना है बट आपका ब्रेन उसको प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है। फिर उसके बाद लर्नर मिसअंडरस्टैंड्स इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, ट्रबल इन डिस्टिंग्विशेस सिमिलर साउंड्स, है ना, लिसनिंग स्किल जो होती है इंग्लिश लर्निंग में इसमें अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। फिर इमोशन रिलेटेड डिसऑर्डर होता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है, कोई फोबिया हो जाता है, डिप्रेशन, सोशल विड्रॉल इफेक्ट्स, लो पार्टिसिपेशन इन क्लास, फियर ऑफ स्पीकिंग, रिड्यूस कॉन्फिडेंस, और लैंग्वेज लर्निंग जो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है ना, उनको समझ ही नहीं आता। और एक है स्पीच डिसऑर्डर टाइप्स, है ना, जो क्या करता है, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, क्या है, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर है, वॉइस डिसऑर्डर है, स्टैमरिंग है ना, क्या है, स्टैमरिंग है, बहुत ज़्यादा रुक रुक के बात करना। फिर उसके बाद क्या है, क्लटरिंग है, डिसफ्लुएंसी इफेक्ट्स है ना। फिर क्या है, डिफिकल्ट इन क्लियर स्पीच है, क्या है, डिफिकल्ट इन क्लियर स्पीच है, एजिटेशन इन स्पीकिंग लैंग्वेज है, फियर ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन है, और इम्पैक्ट्स ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स, है ना, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में ऑलमोस्ट आपका इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।